हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि एक काफ़ी मजबूत या काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट पे आधारित है। आप लोगों ने एक मूवी शेरशाह तो देखी होगी, है ना। शेरशाह या फिर कई ऐसे जैसे यूरी, और कई आपने रियल लाइफ में भी ऐसे वीरों को, जो सिपाहियों को, जो हमारे देश की जो सैनिकों को अगर देखे होंगे तो उनके जीवन में भी कई बार आपने गौर भी किया होगा। तो उनके जीवन में जब वो एक आम इंसान होते हैं, मतलब एक सैनिक से अलग एक आम इंसान अपनी तरह होते हैं, तो वो एक अलग मूड में होते हैं। पर जब वो एक सैनिक होते हैं तब एक अलग ही उन पे विचार आते हैं, एक अलग ही आत्मा उनके अंदर प्रवेश करने लगती है। आपने फिल्म बॉर्डर में भी देखे होंगे, है ना, कि सिपाही के साथ साथ वो अपने आम पर्सनल जीवन में, एक व्यक्तिगत जीवन में भी उनका जीवन कैसा होता है। परंतु जब वो एक सिपाही की, एक आर्मी की जीवन जीते हैं, तब उनका जीवन देखना, उनका जीवन कितना अलग, कितना भिन्न होता है। उनका परिवार न तो कोई मोह माया से कुछ लेना देना नहीं, उनका सिर्फ एक ही धर्म है, वो है देश की रक्षा करना। और जो इस देश को बुरी नज़र से देखे उनके खिलाफ लड़ना, चाहे वो अपनी जान ही क्यों नहीं दे दे, है ना, चाहे वो अपना जो प्राण है वो इस भूमि को ही अर्पण क्यों न कर दे। तो इस विषय में जो कवयित्री है, कवयित्री, है ना, जैसे कवि, हम पुरुष को हम कवि कहते हैं, वैसे कवि जो स्त्री, एक महिला कवि है जिन्हें हम कवयित्री कहते हैं, जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। उन्होंने वीरों के लिए, वीरों के सम्मान में एक कविता लिखी है। तो उन्होंने जो कविता लिखी है उसके बारे में तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे, परंतु उससे पहले हम कवयित्री के बारे में कुछ जानते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि जिनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी सन 1904 में, और निधन हुआ था 1948 ईस्वी सन 1948, यानी बहुत छोटी सी उम्र में भी क्या कुछ इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने क्यों आज भी इनको एक महान कवि या फिर एक लोकप्रिय कवि के तौर पे इन्हें आज भी याद करते हैं। तो कम उम्र में भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो पहले हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। प्रयाग यानी इलाहाबाद, जो आज के टाइम में प्रयागराज शहर नाम है, पहले इसका नाम इलाहाबाद। तो कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में अपना शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। अब ज़रा देखिए कि इनका जो विवाह है वो एक लेफ्टिनेंट से हुआ था, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर से। तो स्वाभाविक है, उनको देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए इन्होंने ये कविता इन्होंने बनाई होगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय जो असहयोग आंदोलन जो था वो देश हित में था, और उनसे जुड़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ करियर या जो पढ़ाई है वो भी छोड़ दी थी। उनमें से एक सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, और उन्होंने अपने पति से भी रिक्वेस्ट की कि इन सब में भाग लेकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। परंतु आज की स्त्रियों, माफ़ी चाहता हूँ, किसी के लिए कुछ गलत नहीं, परंतु हम गलती आप आज के युवा पीढ़ी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी शिक्षा इतनी इस तरह से बहुत निम्न स्तर की
कि आप अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा सोचने में भी शर्माते हैं, घबराते हैं और उसमें भी आलस दिखाते हैं। तो क्यों उस समय के लोगों को आज भी हम एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं? तो उसका कारण ये है कि उस समय के जो लोग सोचते थे वो अपने देश के लिए सोचते थे, अपने देश की मिट्टी के बारे में सोचते थे, अपनी देश की भूमि के बारे में सोचते थे। आम लोग भी, केवल सिपाही, आर्मी या कुछ राजनेता तक ही सीमित नहीं, आम लोग भी, है ना। लेकिन आज क्या है, भौतिकतावाद और कई तरह के भेदभाव, पक्षपात और लालच के आधार पर अधिकांश लोग अपने देश के बारे में सोचना भूल गए। या फिर ये लेकिन अज्ञानता, इसका एक कारण भी है कि हम अज्ञानता अधिकांश फैला रहे अपने देश को लेकर, नकारात्मकता। आपने कितने टाइम से अगर देखा होगा कि कुछ समुदाय, कुछ लोग ऐसे, कुछ टीम ऐसी है जो हमारे देश के जो आर्मी है उनके हौसला अफजाई को परस्त करने की कोशिश करे, उनको टारगेट बना रहे कि वो लोग कमजोर हो जाए। और काफी सालों से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि पहले इसका बहुत ज्यादा प्रचार या इस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता था, और उसका कारण थी हमारी मीडिया। ये डिपेंड करता है कि देश के जो राजा या देश के पास जो सत्ता है वो किस तरह से हैंडल करते हैं इन लोगों को, किस तरह से इनको प्रोत्साहन करते, इस पे भी निर्भर करता है। नहीं तो इनका अस्तित्व का मजाक बना है ना, इन आर्मियों का, तो देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। और ये आज के समय के, आज के दौर के जो सरकार है, उन्होंने ये भी साबित करके दिखाया है कि इस देश की अगर रक्षा चाहते हैं तो हमारे देश की सेनाओं को मजबूत करना अनिवार्य है, और इनको प्रोत्साहन करना भी जरूरी है, ना कि इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो न केवल स्वतंत्रता सेनानी, माफ करना, सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उनके पति का देहांत हो गया एक मोटर दुर्घटना में, जबलपुर में, बहुत कम उम्र में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधरा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, साथे साथे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्होंने सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। ये बहुत कई गाने भी अगर आपने देखे होंगे, केसरी रंग का है, तेरी मिट्टी में मिल जाओ, और कई ऐसे संदेशे आते हैं हमें तड़पाते, और कई ऐसे हिंदुस्तान मेरी जान, न जाने कितने ऐसे देशभक्ति गीत है, कैसे देशभक्ति कविता है जो शूरवीरों को प्रोत्साहन करते देश के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनमें से एक ही इनकी कविता है। तो अब हम आते हैं कविता पर। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे
उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो हर तरह से पुकार आती है कि ये कहते हैं कि हमारे जो वीरों का वसंत कैसा। वसंत का अर्थ तो आप जानते ही है, वसंत मतलब खिलता हुआ ऋतु, खिलता हुआ ऋतु। जैसे अपन खेत खलिहानों में आप देखते होंगे जहाँ पे सरसों की खेत वसंत के समय कितना खूबसूरत लगता है, जब वो पीले रंग की जो चादर ओढ़ी हुई के समान लगती है, एकदम खूबसूरत। केवल ये सरसों की खेती नहीं, आप अनेक खेत और कई जगह देखे उस समय इतना खूबसूरत माहौल लगता है, मतलब फूलें इतनी खूबसूरत खिलने लगती है। तो उस तरह जिस तरह से नए नए फूल खिलते हैं इस ऋतुओं में एकदम खिलावट लगता है। तो वीरों का ऋतु वसंत ऋतु कैसा लगता है, वो किस तरह से खिलते हैं, उनके खिलने का कारण। और इनसे पूछने वाले कौन कौन है? हिमाचल भी पूछते, हिमाचल यानी हिम पर्वत। तो हिमालय का जो पर्वत है ना, वो पूछती है। फिर उदधि का अर्थ है सागर, है ना। सागर भी गरजते हुए बार बार पूछता है। और फिर प्राची मतलब पूर्व पश्चिम धरती आकाश, हर कोई बार बार पूछता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। हर एक के मन में सवाल आता है। तो हर किसी के मन में इनकी अच्छा, ये जो कवयित्री है सुभद्रा जी, इनके भावनाओं में इन सबको भी शामिल किए इन्होंने, है ना। नदी पर्वत सागर धरती आकाश, हर कोई उनकी आवाज प्रकृति से जुड़ा हुआ, हर कोई प्रकृति, इनकी प्रकृति अलग और सेनाओं की प्रकृति अलग, वीरों की प्रकृति अलग, परंतु उनमें क्या किस प्रकार की शोभा बढ़ाती है। तो इनका वसंत कैसा हो, ये सवाल कवयित्री तो है, लेकिन उन्होंने इनके द्वारा भी ये जितने भी ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सभी पूछते हैं। सब पूछ रहे दिग्दिगन वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंची अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु अंग, वीरों का कैसा हो वसंत। सरसों का फूल आगे जैसे पहले भी कहा था आपको कि इसमें भी पीले रंग का, सब हर किसी को उस समय पीले रंग इतने खूबसूरत लगते हैं वसंत के ऋतु में, है ना। तो सरसों तो आ गए। फिर इसमें ये मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग का अर्थ है कामदेव, अनंग का अर्थ है कामदेव, और मधु का मतलब है, मधु एक प्रकार का मदिरा, है ना। अपनी मदिरा लेकर पहुंच गया। उस समय एक उत्सव और एक उमंग के माहौल है वसंत में, है ना। तो मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यानी कामदेव अपना मदिरा लेकर आ पहुंचा। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, मतलब पृथ्वी नौ वधु की तरह सजकर प्रसन्न हो रही है। तो हर तरह से खुशहाली, हर तरह से उत्साह, हर तरह से उमंग, है ना, वसंत ऋतु में हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, है ना। तो वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है ना। वो इन सब में नहीं, परंतु अपना वेश धारण करके ये देखना चाहता है कि उनका वसंत कैसा हो।
वेश धारण करने के बाद ये बाकी सारी चीज़ें, ये खूबसूरती और ये सब भूल जाते हैं। उनका जो एटीट्यूड या उनकी जो जिम्मेदारी वो एक अलग बन जाती है। वो सोचते बस एक ही चीज़ है कि देश की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए जो करना चाहे वो करने के लिए तैयार है। ये होते हैं वीर पुरुष, अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की कैसे रणनीति के तहत हमारे देश के दुश्मनों को कैसे परास्त करे ना, और अपनी सेनाओं को कैसे मजबूत करे, अपनी सेनाओं को कैसे प्रोत्साहन करे, वो भी एक विचार आती है। आपने भी देखे होंगे फिल्म में, शेरशाह फिल्म में, है ना, एक्सपीरियंस जो कमांडर है या फिर जो सैनिक है ना, कैप्टन जिसे कहते हैं, तो कितना गंभीर रहता है शुरुआत में। क्यों? कि आदत पड़ गई उनकी इस तरह से जीने की, इस तरह से सोचने की। तो बर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का हो कैसा वसंत। यानी अगर पहले की लाइन में अगर देखें तो भर रही कोकिला उधर तान, है ना, तो द कोयल जो है ताने बर बर कूक रही है ना। एक तरफ जो कोयल है वसंत ऋतु में कितनी मधुर गीत गाते हैं आप जानते होंगे। तो एक तरफ वसंत में कोयल खूबसूरत, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो तान है, वो लोगों को प्रभावित कर रही है और मोहित कर रही है, मनमोहित कर रही है। परंतु दूसरी ओर अपने बंदूक और रिफाई और अपने हथियारों के द्वारा दुश्मनों का सामना करने में लगे हुए कौन? हमारे देश के वीर सिपाही, है ना। दो तरफ से उन्होंने बात कही कि ये ऋतुओं में कि वसंत में क्या क्या हो रहा है, एक तरफ कुछ और हो रहा है और एक तरफ कुछ और, है ना। हर तरफ से अलग अलग वातावरण का दिख रहा है। तो आदि बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आदि, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो ऐसा लगता है कि जैसे आदि अनंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए और पूछ रहे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो क्या है, सिक्के के दो पहलू, है ना, हेड्स और टेल्स। उसी तरह से यहाँ पे भी दो पहलू है ना। एक तरफ कोकिला का मधुर तान इस वसंत में, तो दूसरी तरफ सिपाहियों के ये बंदूक और राइफल्स चलाने की शोर। तो फिर भी ये पूछते हैं कि अगर दोनों ये अलग अलग है पर फिर भी वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, है ना। हर कोई ये चाहता है कि हमारे जो वीर पुरुष है वो देश के लिए करे तो सही, परंतु अपने सामान्य जीवन में भी एक सामान्य तरीके से रहे। तो कैसा होना चाहिए, कैसे खिले उनकी जिंदगी अगर इतना ही लड़ते रहेंगे तो मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का हो कैसा वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, तो पहले लाइन में कहते कि कह दे अतीत अब मौन त्याग। तो इसका अर्थ ये है कि तुम अब चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो, हैं, यही चाहते हैं।
के ना कि हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई, है ना, इसमें दिया है कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, है ना, लंका में आग क्यों लगाई हनुमान जी ने, तो उसका भी जिक्र इसमें किया है ना। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ पे महाभारत की युद्ध लड़ी गई थी, तो उसका भी इसमें एक अलग तरह का जिक्र हुआ है। क्यों कि ये भी रियलाइज कराए कि तुम जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ है, क्यों अच्छा, ये लाइन आपको एक तरह से कॉमन दिखाई दे सकता है जिसमें रामायण में हनुमान ने लंका में आग लगाई, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। क्यों हुए दोनों घटना, तो उसका भी जिक्र इसमें दिया है कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए या मानवता की रक्षा के लिए ये दोनों महान लड़ाइयाँ युद्ध लड़े गए थे। हनुमान जी ने भी आग लगाने का भी यही कारण था, क्योंकि उस समय अन्याय, निर्दोष के प्रति जो अन्याय था वो बढ़ गया था, और अनेक बार उनको रावण को वार्न भी किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोले कि नहीं, मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगा। तो परिणाम ये हुआ कि वहां पे लंका में आग लगी। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध का भी यही कारण है कि भले ही दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई, दो एक ही कुल के दो परिवार के बीच में युद्ध हो, परंतु उस समय युद्ध दो परिवारों का नहीं, पर युद्ध हुआ था सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। जहां कृष्ण है वही धर्म था, है ना। और कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल मैदान में ही नहीं, हमारे अंदर भीतर भी होता है। इसे आज भी अधिकांश लोग समझने में असमर्थ है कि युद्ध जो है वो वहां बाहर दिखाई गया है, परंतु उससे ज्यादा युद्ध हमारे अंदर होता है कि हम अधिकांश ऐसे समय में सच्चाई का साथ नहीं देते। हम बस ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें कैसे सम्मान की नजरिए से देखे, तो उसके लिए क्या है, हम सच्चाई का साथ देना भी छोड़ देते। तो ऐसे लोगों की जिंदगी इतनी दयनीय हो जाती है कि उन्हें सहायता देने वाला कोई अपना भी नहीं होता, कितना भी कोशिश करो, और कोई अगर देता भी है तो उसका कोई लाभ नहीं होता और वो कमजोर बन के रह जाता है। तो इसलिए ये बताया है कि आपके, ये तो बाहर से हम जिन सेनाओं की बात करें, तो बाहरी सेना की बात करें, बाहरी सेना का अर्थ है कि प्रोफेशनल सेना की बात करें, परंतु हर इंसान में के अंदर एक सैनिक और सेना छिपी हुई है, और उनकी ये ड्यूटी कि हर मुसीबत का सामना करे, वो चाहे अपनी खुद की जिंदगी की हो, चाहे किसी और की, चाहे इस देश की, है ना, चाहे इस मिट्टी की। तो ये कहा गया कि असत्य के विरुद्ध सत्य के लिए लड़ना, यानी अधर्म के विरुद्ध धर्म के लिए युद्ध करना हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। और ये कारण है कि हनुमान जी ने, रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाए और कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा गया था, महाभारत का युद्ध, है ना। तो हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो सबसे पहले ये अगर देखें तो इसमें हल्दी घाटी का जिक्र हुआ है ना। हल्दी घाटी जहाँ पे वहाँ के पत्थर और वहाँ के जो सिंहगढ़ है, वो वहाँ के जो मजबूत किले, उसका इसमें जिक्र किया है। जहाँ और हल्दी घाटी का जिक्र कौन से वीर पुरुष के साथ देखा जा सकता है? कौन से वीर पुरुष? महाराणा प्रताप,
शूरवीर महाराणा प्रताप, है ना, चित्तौड़गढ़ के राजा थे जो, है ना। तो एक महान योद्धा, महान लड़ाई लड़ी गई थी उस समय हल्दी घाटी, जिसके कारण, और हल्दी घाटी के कारण आज वो इतना लोकप्रिय है कि मतलब वो जगह एक हल्दी के तरह वो रंगा गया था, और वो वास्तव में वो रंगते खून के, जहाँ महान लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और उस खून से जो वहाँ के पर्वत, वहाँ की शिलाएं, वहाँ के जो पत्थर है सब इतने पीले हो गए, है ना। दर्शनीय स्थान के तौर पे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि उस हल्दी घाटी क्या कितनी, आज भी कितनी महत्व है, कि क्यों आज भी उस स्थान को एक महान स्थान के तौर पे स्मरण करते हैं। सिंहगढ़ का मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो, और बता दो कि वीरों का वतन कैसा होना चाहिए, है ना। तानाजी, महाराणा प्रताप, तानाजी मूवी देखी होगी आपने, है ना। उसमें भी देश की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्राणों का बलिदान दिया। महाराणा प्रताप जो कि चेतक के साथ थे, हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने कई पराक्रम युद्ध किए और कई पराक्रम दिखाए उन्होंने और उनकी सेनाओं ने। अंत में खास करके चेतक ने, जो आज भी उन्हें एक ऐतिहासिक प्राणी के तौर पे याद की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान एक ओर से दूसरी ओर जाना था खुद के, यहाँ पे और सभी का जाना असंभव था, तो मरने से पहले इस प्रकार दूसरी ओर गए महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए, वो वास्तव में अकल्पनीय और अद्भुत था, है ना। उन वीरों की गाथा के बारे में जानकर भी कवयित्री पूछते कि वीरों का वसंत कैसा हो, अगर इतने सब कर सकते तो उनका वसंत कैसा होना चाहिए, है ना। वो हमारे लिए इतना कुछ करते तो हम उनकी जिंदगी में किस प्रकार की बहार ला सकते हैं। तो अंत में कहते हैं कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली पर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी आज भूषण अथवा चंद बदर जैसे वीर रस के कवि नहीं है। आज क्या है, इस प्रकार के वीर रस के कवि कम देखने को मिलते, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं इस तरह के कवि जो सिर्फ शेर व शायरी या फिर केवल पर्सनल, है ना, पर्सनल लाइफ, है ना। पर्सनल लाइफ का मतलब क्या, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। केवल ये जो बाहरी आकर्षण के तौर पे जो कविताएं बनाई जाती वो आज प्रचलन ज़्यादा है, इसलिए लोग इतने कई तरह के मोह माया के जाल में फंसकर इन वीरों के बारे में सोचना भूल जाते या रह जाते। और ख़ास करके इतने सारे जो कई तरह के जो प्रशासन आते रहे, इन वीरों उनकी ड्यूटी पहले ज़्यादा बनती है कि इन वीरों को कैसे मजबूत किया जाए, पर ये जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कम देखने को मिला, है ना। भूषण अथवा कवि चंद बिजली भर दे वह छंद नहीं, भूषण अथवा कवि छंद नहीं, चंद नहीं, है ना। तो छंद तो कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। तो उस समय की एक समय की बात है ना, जाने से पहले कब 1948 के आस, जो एक समय इतना बिजली की तरह मजबूत होना और बिजली की तरफ बरसना, तो वो गुण का जिक्र भी इसमें क्या है, क्यों इतना कम है आज इस प्रकार की, है ना। आप लोगों को तो जो लोग सुन रहे हैं उनको तो ये बातें बहुत अच्छी लगने लगेगी कि हाँ ये सिपाही ऐसे, हाँ उनके बारे में ऐसे करना चाहिए,
परंतु कभी आपने सोचा है कि आप इन लोगों का कितना सहयोग दे रहे है ना। हम हमेशा जॉब के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है जॉब करना, परंतु जो लोग आर्मी में जाते हैं, कई ऐसे आर्मी है जिनका उद्देश्य केवल गवर्नमेंट जॉब पाना है। गलत। आर्मी का मतलब है देश के लिए कुछ करना, वो चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई संप्रदाय, कोई भी जाति के हो, कोई भी पक्षपात में देखे बिना अपने देश के बारे में सोचना, है ना। तो कितना बिजली लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारे कर्म पर भी पाबंदी लगी है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो पहले एक समय ऐसा था जब कम हो गई थी, खत्म हो गई थी, या एक तरह से देखो तो, और जो करना भी चाहते थे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा या कड़ी से कड़ी दंड मिलती थी, जो कि अनुचित है एक तरह से, खास करके वीरों के लिए। तो ये सब देखकर फिर भी कौन बताएगा कि वीरों का वतन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। हर देशभक्तों के मन में यही सवाल है, अकेले इनमें नहीं, कि इतना का हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं हमारे वीर, तो हम इनके लिए कितने जीवन में कितने खूबसूरत बहार ला सकते हैं, है ना। ये नहीं देखता कि मैं 23 साल का हो, 24 साल का हो, मैं जाऊंगा मर जाऊंगा तो मेरे परिवार कैसे चलेगा, उस बारे में नहीं सोचते वो कभी। कितने वीरों को आपने देखा होगा कश्मीर और पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए, जो कितने लोग वीर गति को प्राप्त है ना। तो ये है इस कविता का मुख्य बात, जो कि आपके लिए काफ़ी, मेरे ख्याल से आप सबको ये बहुत इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं।